Hi guys, I hope you all are doing good. I'm also doing good. So today I'm going to teach you Schedule 3, basically a chapter which comprises of the financial statements of the companies, जिसको आप लोग ने क्लास 11 में प्यार से फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा था, राइट? फाइनल अकाउंट्स में आपने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट पढ़ा था, बट दैट वाज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ओके, सो कंपनी जो है वो कैसे बैलेंस शीट बनाती है, वो कैसे पीएल बनाती है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सो ये यूनिट ना गाइस मैंने बहुत ही क्रिस्प रखा है, जिसमें मैंने सिर्फ बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस किया है फॉर द नेक्स्ट 1 आवर, जहां मैंने बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। बिकॉज एज वी नो कि सीबीएसई एंड आईएससी they have different paper format of this question, like सीबीएसई में सिर्फ हेड सब हेड ही आता है इस चैप्टर से, ठीक है, where they have to identify head sub head, right? But ISC में you get compact sums on this schedule 3 and which is very scoring guys, provided आपने अच्छे से समझ रखा फॉर्मेट, ठीक है। सो ये पार्ट में मैं सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इन द अपकमिंग पार्ट्स अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एंड आईएससी आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस एज वेल। So just stay connected and let's begin. So you can take out your copies and sit with the copies with full on energy so that we can have a great session. Okay, चलो कॉपी निकालो and let's begin with the thing. Whatever I would be writing, whatever notes I have prepared, I just request you कि आप लोग मेरे साथ कॉपी करना so that smoothly whatever you have understood वो आपके सीधा ब्रेन में ही स्टोर हो जाए। Right? We don't have much time for our readers. Okay, so let's begin. Okay, so guys, here I have presented the format of balance sheet. ठीक है, ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। एंड लाइक आपको पता है कि कंपनीज दे हैव टू फॉलो कंपनीज एक्ट 2013। सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज को ना बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, जिनसे उनके कंपनी का ट्रू पिक्चर अपने स्टेक होल्डर्स को पता चले। सो उसमें से बैलेंस शीट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच दे नीड टू प्रिपेयर। स्टेटमेंट ऑफ पीएल एक होता है, सीएफएस होता है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी होता है। ये सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कंपनीज को बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। हाउएवर आज का मेरा डिस्कशन लाइक आई टोल्ड यू विल बी जस्ट अबाउट बैलेंस शीट। ओके, सो लेट्स गो थ्रू दैट। नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ सीबीएसई और आईएससी, आई बिलीव ये सब आइटम्स का नॉलेज सबको होना चाहिए, ठीक है। सो ये फर्स्ट सेशन जो है इट्स फॉर एवरीवन irrespective of whichever board you belong to. Okay, so let's begin. So ऐसे जैसा आप देख पा रहे हो कि name of the company, this is the format. So ऊपर name of the company लिखना पड़ता है और उसके नीचे we have to write balance sheet as at। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, सो 31st मार्च ऑफ whichever year, say for example 2024, ठीक है। So first column is particulars, next column is note number, next column is figures of the current year, and the last column is figures of the reporting period, ठीक है, of the previous reporting period। अब पर्टिकुलर्स में हम लोग वो आइटम्स लिखते हैं। तुम लोग को पता है जो तुम लोग अकाउंट्स करते थे इन योर क्लास 11, यू यूज टू डू दैट इन अ टी शेप। इफ यू रिमेम्बर एक टी शेप में अपन करते थे ना, अपन राइट साइड में वी यूज टू राइट एसेट, लेफ्ट साइड में वी यूज टू राइट लायबिलिटीज, राइट? Here in companies everything is in a vertical format। आप ऊपर सारे लायबिलिटीज के बारे में लिखते हो, आप नीचे सारे एसेट्स के बारे में लिखते हो। However, पता है द गुड पार्ट इज कि बहुत जैसे आपको इतने सारे आइटम्स दिख रहे हैं ना बैलेंस शीट में, बट देयर आर सर्टेन आइटम्स जो कि है ही नहीं हमारे सिलेबस में। यू जस्ट नीड टू नो द मीनिंग ऑफ दोस पॉइंट्स। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। नोट नंबर क्या होता है? नोट नंबर इज बेसिकली द वर्किंग नोट। एक्चुअली क्या होता है ना कि हो सकता है एक आइटम के अंदर ही बहुत सारे आइटम्स इंक्लूडेड हो, ठीक है। ये स्पेसिफिकली आई एम सेइंग आईएससी यू हैव टू कंसंट्रेट अ लॉट ऑन दिस पार्ट। सो क्या होता है, एक पॉइंट के अंदर सब पार्ट्स है। अब तुम वो सब कुछ ना यू कैन नॉट शो इट इन द फॉर्मेट हियर, वरना बहुत हॉच पॉच हो जाएगा। सो ये नोट नंबर बगल में लिखा है,
सो जिस पॉइंट के अंदर वर्किंग नोट होता है ना, हम लोग उस पॉइंट में ये दिखा देंगे। जिस पॉइंट के अंदर वर्किंग नोट होगा ना, हम लोग उस पॉइंट में मतलब हम लोग वो वर्किंग नोट नंबर दे देंगे। सी फॉर एग्जाम्पल शेयर कैपिटल के अंदर बहुत सारे आइटम्स दिए, तो वी विल राइट नोट नंबर 1, एंड हम लोग ये बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, विच इज नथिंग लाइक वर्किंग नोट ओनली, जहां आप दिखाओगे कि शेयर कैपिटल का क्या डिविजन था, और जो फाइनल फिगर आया ना वही आप फिगर्स एट द करेंट ईयर दिखाओगे। दिस इज हाउ अपन प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज नोट नंबर। फिर फिगर्स ऑफ द करेंट ईयर में, जो करेंट ईयर का जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाया तो जो फिगर्स निकला, फाइनल फिगर्स ऑफ हर एक आइटम, वो हम लोग फिगर्स ऑफ द करेंट ईयर में डालेंगे। ओके, एंड फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर मोस्टली बनाने का नौबत नहीं आते हैं, बिकॉज हर एक आइटम का आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस नहीं दिया हुआ रहता, सो वो यूजुअली हम लोग नहीं बनाते, बट इट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेट। अब सीबीएसई स्टूडेंट बोलेंगे मैम हमारा तो सिर्फ हेड सब हेड आता है, क्या मुझे ये फॉर्मेट याद करना है? ऑफ कोर्स, अगर आप ये फॉर्मेट याद करोगे तो आपके लिए बाकी चीजें काफी इजी हो जाएंगी। सो दिस इज समथिंग विच यू शुड नो, है ना, क्योंकि ये चीज आप सीएफएस रेशियो सब में देखोगे, तो आपको फॉर्मेट याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा होगा, आपके लिए बेटर है, वरना आप सब हेड हेड में भी यू विल मेक मिस्टेक्स। सो दैट इज व्हाई यस, एवरीवन हैज टू लर्न दिस फॉर्मेट। ओके, now let's begin. So here you can see कि जो हमारा फॉर्मेट है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज एसेट। ठीक है, अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, आपको पता है कि कंपनी जो होते हैं दे रेज फाइनेंस फ्रॉम द पब्लिक, सो दे इशू शेयर्स, राइट? सो दैट रिप्रेजेंट्स इक्विटी। इक्विटी यानी ओनर्स का फंड, तो ओनर्स का फंड को हम लोग अलग से इक्विटी बोलते हैं। और लाइबिलिटीज हो गया मतलब जो हमारा आउटसाइडर्स के टूवर्ड्स कर्ज है, वो हो गया लाइबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग फिर आप देखोगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, राइट? पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी, एंड चौथा करंट लाइबिलिटीज। सिमिलरली आप देखोगे एसेट्स को भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज नॉन करंट एसेट विच इज जिसके अंदर फर्दर पार्ट्स है, और दूसरा होता है करंट एसेट। ठीक है, अब हम तुम लोग को एक ओवरव्यू दे रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में जो फर्स्ट हेड है दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मतलब कि जो जो शेयर होल्डर्स है मेरे कंपनी के, ठीक है, उन्होंने जितना पैसा लगाया मेरे कंपनी में, शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स, तो उन्होंने जो भी पैसा हमारे कंपनी में लगाया हमें वाइंडिंग अप के बाद उनको रिटर्न करना होगा। ठीक है, अब ओनर्स का पैसा हम लोग ने अलग से शेयर होल्डर्स फंड में दिखाया है। अब शेयर होल्डर्स फंड में ना गाइस 3 चीज आता है। सबसे पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व इन सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब इधर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कभी भी नहीं आएगा। इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो अगर तुमको इसका, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप इसको याद करो, बट हाँ आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, सो जो जो आइटम्स अभी नहीं है ना, आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ इट। जैसे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का मतलब क्या होता है? शेयर वारंट क्या होता है ना, शेयर वारंट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, which is basically I am giving the equity shareholders, the existing equity shareholders this thing कि तुम लोग एक काम करो, तुम लोग मेरा if you want to buy certain number of equity shares of my company at a future date, you can buy at the price जो अभी करंट ईयर में प्रिवेल कर रहा है। बट जो शेयर्स हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जस्ट हम एक इंस्ट्रूमेंट है जो तुमको दे दिए कि हाँ फ्यूचर डेट पे ये पर्सन मेरे कंपनी का इतना शेयर्स खरीदेगा एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, एट अ प्राइस जो आज हमने डिटरमाइन किया। बट उसके अगेंस्ट मुझे ना गाइस अब तक पैसा आया नहीं है, वो फ्यूचर डेट पे आएगा। मैं फ्यूचर डेट पे जब शेयर्स दूंगी ना उनको, तब मेरे पास ये पेमेंट आएगा। अभी जस्ट मैंने एक एक फाइनेंशियल स्टेट, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करके दे दिया है, ठीक है, कि ये एक प्रूफ है कि फ्यूचर डेट पे कंपनी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को इतना इक्विटी शेयर्स देगा आने वाले टाइम पे एट अ प्राइस जो आज हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसका सिर्फ तुमको मीनिंग पता होना चाहिए, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस।
ठीक है। ऐसे ही जो पॉइंट 2 है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी हमारे सिलेबस में, इसका भी सिर्फ मीनिंग इंक्लूडेड है, इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। सो हम लोग का शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पहला पार्ट था, जिसमें सिर्फ दो ही चीज आता है, वन इज शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। फिर पॉइंट 2 तो नहीं है। पॉइंट 3 है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अब तुम लोग को 11 का तो बेसिक नॉलेज है, ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज क्या होता है। वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसका पेमेंट 12 मंथ्स बाद करना होगा, दिस इज योर प्रायर नॉलेज, राइट। सो लॉन्ग टर्म, अब नॉन करेंट लाइबिलिटी में भी ना गाइस चार चीज है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जिसमें से डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, अब इसको हम लोग, बाकी तीन है, सो बाकी तीन वी विल डू, आई एक्सप्लेन यू बाकी तीन क्या होता है, दैट्स व्हाट आवर सेशन इज टुडे फॉर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटी में चार चीज आता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, स्टेट पेबल्स, अदर करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये चारों चीज है। ठीक है। अब मैं बताया तुम लोग को एक शॉर्टकट देती हूँ याद करने को, बिकॉज ये ना आपको ऐसे ऑर्डर में ही याद करना होगा। देखो, शेयर होल्डर्स फंड तो इजी है, दो ही आइटम है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा जो नॉन करेंट लाइबिलिटी है ना, उसमें तीन आइटम्स है। ठीक है, बट शॉर्ट फॉर्म के तीन आइटम्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, है ना। तो तुम लोग बहुत ज्यादा ये टर्म नहीं यूज करते हो, लॉल। हाँ, लॉल, हर चीज में लॉल। तो एल फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ओ फॉर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और एल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉल, है ना। तो लॉल शॉर्ट फॉर्म याद करना तो ये याद हो जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट होते हैं करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज, अब तुम लोग बचपन में, इफ आई डोंट नो, लाइक हैव यू एवर गाइस प्लेड स्टॉप गेम, STOP, स्टॉप, राइट। सो उसी से हम लोग ये इसको याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म निकाल लेते हैं, STOS, स्टॉस। ये हमारा अकाउंट्स का गेम है, STOS, स्टॉस। ठीक है, तो स्टॉस एक शॉर्ट फॉर्म की तरह आप यूज कर सकते हो। S stands for short term borrowing, T stands for trade payables, O stands for other current liabilities and S stands for short term provisions। अब तुम एक चीज नोटिस कर, नॉन करेंट लाइबिलिटी भी शुरू हो रहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, और करेंट लाइबिलिटी भी गई शुरू हो रहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ऐसे भी आपको तो पता ही है, करेंट लाइबिलिटी मतलब जिसका पैसा विद इन 12 मंथ्स द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग, राइट। सो शॉर्ट टर्म नेचर के लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज होते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ NCL, वैसे ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। अब नॉन करंट लाइबिलिटी भी खत्म किससे होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और करंट लाइबिलिटी भी खत्म किससे होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो वो भी एक तरीका है कि तुम याद रखना, बट ट्रस्ट मी ये शॉर्टकट से बहुत कम आते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग टोटल करेंगे। ओके, अब उसके बाद हम लोग एसिड के तरफ जाते हैं। एसिड में दो होते हैं, अगेन नॉन करेंट एसिड्स एंड करेंट एसिड्स, है ना। सो नॉन करेंट एसिड्स होते हैं वही लॉन्ग टर्म एसिड जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा मिलेगा, वो नॉन करेंट एसिड होते हैं। अब नॉन करेंट एसिड में ना इतने चीजें होती है जो आपको याद करनी है अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मेट, बट लेट मी गिव यू वन गुड न्यूज, आपको डेफर्ड टैक्स एसिड नहीं याद करना होगा, आपको अदर नॉन करेंट एसिड याद नहीं करने का जरूरत है। डेफर्ड टैक्स एसिड एंड अदर नॉन करेंट एसिड नो नीड टू रिमेम्बर, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं आता। ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट्स तुम लोग बचपन में फिक्स्ड एसेट बोलते थे 11 में, तुम लोग को पता है वो फिक्स्ड एसेट वी कैन स्टिल यूज फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, बट कंपनी अकाउंट्स में ना फिक्स्ड एसेट नहीं बोलते। फिक्स्ड एसेट का नाम हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट्स जो चार पार्ट में डिवाइडेड है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, इंटैंजिबल एसेट हो गया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, और इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, ये याद रखना होगा। उसके बाद आता है हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है। अब इसको याद करने के लिए भी मेरे पास एक शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज पिडलो, PID, पिड लो, पिटो पिटो पिटलो। ठीक है, जहां P stands for property plant and equipment and intangible assets,
I stands for non-current investment. D stands for deferred tax asset. But इसका meaning ना मैं I'll explain you later. इसका accounting treatment is not a part of our syllabus. So कोई जरूरत नहीं अभी करने का, ठीक है? But deferred tax शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए D for deferred tax था, L for लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस। अगर आप किसी को लोन दे रहे हो, आप किसी को एडवांस दे रहे हो लंबे पीरियड के लिए, जैसे अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को आपने लोन दे दिया, पैसा तो नहीं आएगा कभी भी, ठीक है, चलो लोन दे दिया लोन के तौर पे, ठीक है, जिसका पेमेंट वो बंदा बोला आपको कि मैं 2 साल बाद पक्का चुका दूंगा, ठीक है। So that is a long-term loan that you have given to someone. It's a non-current asset. तो non-current asset अभी के लिए समझ के रखो कि it's all the long-term assets. ठीक है, बिडलो O for other non-current asset. तो fair enough, ये short form से याद हो जाएगा फॉर्मेट। फिर नेक्स्ट होती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या चीज आता है? करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, कैश इन बैंक बैलेंसेस हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, अदर करंट एसेट्स, ये सब है, बट ऑल ऑफ दीज आर देयर, नथिंग इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। हम लोग डिस्कस करने भी वाले हैं हर एक के बारे में, बट इसका शॉर्ट फॉर्म तुम ऐसे याद रख सकते हो, CITC। आईटीसी को देख, CITC, ठीक है, आईटीसी को देख, सबको मन करता है आईटीसी जाने का, सो एंड देन स्लीप, सो आई नो इट्स वेरी स्टूपिड बट देन याद रखना, ये सब चीजें याद रह जाते हैं। सो CITCSO, इससे आपको याद रह जाएगा कि क्या क्या एलिमेंट्स था, ठीक है। सो एलिमेंट्स क्या है क्या नहीं है, जो मैंने हटाया है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी उनका मीनिंग, बट एज एंड व्हेन इट विल कम, ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे, जब आपको ये फॉर्मेट याद हो जाए ना, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं होगा, यू टेक सम टाइम, 2-3 बार लिखो, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हर एक कॉम्पोनेंट सो दैट और क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस बिगिन, अच्छा अच्छा एसेट साइड, ओके, लेट्स बिगिन विद एसेट साइड। सो एसिड क्या होता है गाइस? एसिड इज लाइक, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एसिड मतलब कोई भी चीज जो आपको फायदा देगा, जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपके लिए एसिड है, राइट। अब एसिड बिल्कुल ही यही होता है, एसिड जो आपको फ्यूचर बेनिफिट दे रहा हो। अब एसिड्स 2 टाइप का होता है, एक होता है नॉन करंट एसिड, एक होता है करंट एसिड, ठीक है। अब अगर हम लोग समझ गए कि करंट एसिड क्या होता है, तो करंट एसिड समझ में आ गया, उसको छोड़ के जो भी एसिड होंगे वो नॉन करंट ही होंगे, ठीक है। अब हम लोग अभी तक जो सीखे थे ना गाइस, आप लोग क्या सीखे थे? करंट एसिड मतलब वो एसिड जिसका पैसा 12 महीने के अंदर मिल जाएगा, वो करंट एसिड है ना। बट अभी, और लेट अस गो लिटिल एडवांस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि करंट एसिड किसको बोलते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स जो तुम लोग सीखा था वो वन ऑफ द क्राइटेरियाज है ही, उसके अलावा भी और कुछ नहीं, ठीक है। एक एसिड को करंट एसिड तब बोलते हैं जब वो एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, जब वो एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तब उसको करंट एसिड बोलेंगे। अब वो क्या क्राइटेरिया है? पहला क्राइटेरिया ये है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। इसका मतलब है, इसके लिए तुमको पहले तो समझना होगा कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब हम एक एसेट अक्वायर करके उसको फाइनली कैश में कितना टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर पा रहे हो, दैट्स द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ बिजनेस। हर बिजनेस का ना पता है अपना अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल होता है, ठीक है। जैसे मेरा सपोज काम है कपड़ा बनाना, सो मैं क्या करती हूँ, आई सेल क्लोथ्स, ओके, और मेरा एक इंडस्ट्री है, सो मैन्युफैक्चरिंग भी वही होता है एंड एवरीथिंग, एंड देन वी सेल। और आपको पता है कपड़ों के बिजनेस में क्रेडिट पीरियड बहुत होता है, 3 मंथ्स का यूजुअली क्रेडिट पीरियड होता है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने रॉ मटेरियल्स खरीदा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय एग्जांपल, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। ऑफ कोर्स ये सीबीएसई आईएससी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब समझना, ठीक है। सो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि सपोज मैंने कपड़ा बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, यार्न चाहिए, कॉटन चाहिए, ऑल ऑफ दोज रॉ मटेरियल्स, मैंने वो रॉ मटेरियल्स खरीदा,
ठीक है। मैंने रॉ मटेरियल्स खरीद के स्टॉक कर दिया 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स मतलब हम 3 मंथ्स में पूरा रॉ मटेरियल और खरीद के अपने पास रेडी रखे, 3 महीना लगा। अब वो रॉ मटेरियल से हम क्लॉथ बनाए, उसको प्रोसेस करने में 3 महीना लगा। ठीक है। और फिर जब वो प्रोसेस हो गया, वो जब कपड़ा बन के आया, मैंने उसको अपने पास 3 महीने तक रखा एज अ स्टॉक। और फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको बेचा। जब मैं बेच रही थी, मैंने 4 महीने का अपने लोगों को, अपने डेटर्स, अपने लोगों को क्रेडिट दिया। ठीक है। कुछ को कैश में बेचा, कुछ को क्रेडिट में बेचा, डिपेंडिंग जो जैसे खरीदना है। ठीक है। और मैंने सपोज 4 महीने का मैंने क्रेडिट पीरियड दिया। एंड आफ्टर 4 मंथ्स जितना भी माल मैंने बेचा था उसका सबका कैश मुझे रियलाइज हो गया। फिर जो कैश रियलाइज हुआ, फिर मैंने सेम प्रोसेस रिपीट किया। मैंने जाके सारा रॉ मटेरियल्स खरीदा, उसको पहले स्टॉक अप किया, 3 महीना लग गया। फिर मैंने उसको फिर प्रोसेस किया, फिर फिनिश गुड्स बना, उसको अपने पास रखा 3 महीना, फिर मैंने बेचा। और ये जो चलते जा रहे हैं ना गाइस, इसी को ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब आपको कितना टाइम लगा वो एक एसिड अक्वायर करने में। अब रॉ मटेरियल्स भी तो एसिड ही है, उसको अक्वायर करके प्रोसेस करके फर्दर कैश में रियलाइज करने में आपको कितना टाइम लगा, दैट्स ऑपरेटिंग साइकिल। उसको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है। सो जैसे यहाँ मेरा ऑपरेटिंग साइकिल कितने मंथ्स का हुआ पता है, 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स प्लस 4 मंथ्स। ठीक है। टोटल कितना हो गया, 12 मंथ्स। सो माई ऑपरेटिंग साइकिल यूर इज 12 मंथ्स। तो अब ऑपरेटिंग साइकिल का तो मतलब समझ गया। ऑपरेटिंग साइकिल, अब हर्ट इज रिलेटेड टू दैट करेंट एसेट। तो करेंट एसेट तब कहलाएगा, कोई भी एसेट तब कहलाएगा जब आपको लग रहा है कि आपको उसको बेच के जो कैश है वो आपको 12 महीने के अंदर मिल जाएगा। यहाँ जैसे ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीना है, अगर मैं बोलती हूँ ऑपरेटिंग साइकिल 13 मंथ्स आएगा, 13 मंथ्स, तो ठीक है, हम लोग ये बोलेंगे कि अगर 13 मंथ्स के अंदर मेरे को पैसा मिल गया, मतलब मेरे को कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर पैसा मिल गया, तो वो मेरा करेंट एसेट होगा, क्योंकि ये पहला क्राइटेरिया है। ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या बोल रहा है कि आपको कुछ बेच के अगर आपको पैसा विद इन द कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल मिल जाएगा, तो आप उसको करंट एसेट मानो। तो ठीक है, हम लोग उसको करंट एसेट मानेंगे। ठीक है। अगर मेरे को कोई भी सामान बेच के मेरे को, जैसे मेरे सब में ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीना था, तो मैंने क्रेडिट पे सामान बेचा अपने डेटर्स को। मेरा डेटर्स अगर मुझे 12 महीने, विच इज द ऑपरेटिंग साइकिल, उसके अंदर पैसा लौटा दिया, तो दैट ही इज गोना बी माय करंट एसेट। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 14 मंथ्स होता, तो हम लोग ये बोलते हैं कि अगर मेरा डेटर 14 महीने के अंदर मेरे को कैश दे देता, तो वो मेरा करंट एसेट कहलाएगा। ठीक है। दिस वॉज समथिंग न्यू ना, ये आपने नहीं पढ़ा था क्लास 11 में। ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेम्बर गाइज। एंड इन माई अपकमिंग वीडियो आई ऑल्सो टेल यू कि ऑपरेटिंग साइकिल से कैसा एमसीक्यू आ सकता है, 1 मार्क्स का एमसीक्यू वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर। ओके। सो ये चीज है। नेक्स्ट बोल रहा है कि कोई भी चीज आप जिसको होल्ड करके रखे हो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, जैसे मैंने फर्नीचर खरीदा, क्यों, क्योंकि मुझे उसको बेचना है। सो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स हो गया है ना, जो मुझे बेचना है। सो दैट्स माय करंट एसेट। तो आप कुछ भी चीज खरीद रहे हो उसको ट्रेड करने के लिए, ठीक है, और वो आपके पास एंड में बच गया, आपने खरीदा इस साल, क्लोजिंग स्टॉक जिसको बोलते हैं, तो वो मेरा करंट एसेट होता है ना, वो करंट एसेट में आ जाएगा। तो कोई भी कुछ जो तुम खरीद रहे हैं बेचने के लिए और साल के एंड में कुछ बच जा रहा है तुम्हारे पास, ठीक है, जो तुम मे बी नेक्स्ट ईयर बेच देगा, तो ये तुम्हारे लिए इस साल के लिए करंट एसेट कहलाएगा। ये तो तुमको पता था। या फिर जिससे आपको पैसा 12 मंथ्स के अंदर मिल जाएगा फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। सपोज रिपोर्टिंग डेट हमारा 31 मार्च 2021 है। कितना है, 31 मार्च 2021। तो अगर तुमको 31 मार्च 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के पहले पैसा मिल जाए, बेसिकली रिपोर्टिंग डेट से 12 महीना देखना, 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 देखना, उसके बीच में अगर आपको कैश आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रियलाइज हो जाएगा 12 महीने के अंदर, तो वो आपका करेंट एसेट होगा। दिस इज समथिंग विच यू नो सिंस बचपन, राइट। और लास्ट है, अभी के लिए इतना समझ के रखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश और कैश जैसा,
वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए करंट एसेट है। ठीक है, अनटिल अनलेस तुम कोई कैश है जिसको रिजर्व करके अलग से रखा है फॉर अ लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद तुम चुकाएगा, ठीक है, वो फिर नहीं माना जाएगा। ठीक है, वरना और एल्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बहुत लिक्विड नेचर का होता है, कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट, ये सब मेरा करंट एसेट माना जाएगा। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स यू शुड नो टू आइडेंटिफाई करंट एसेट। सो करंट एसेट अपन क्या बोलते हैं कि कौन सा एसेट करंट एसेट है, व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज फुलफिल, कोई भी क्राइटेरिया एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो आप उसको करंट एसेट मानोगे। जैसे पहला कि अगर आपको उसका पैसा कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिल जा रहा है, ठीक है, तो अगर हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, आप कुछ खरीद रहे हो उसको बेचने के लिए, तो भी वो करंट एसेट है। अगर आपको उससे बेच के पैसा रियलाइज हो जाएगा विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो वो भी करंट एसेट है। और लास्ट इन्होंने बोला कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी करंट एसेट है, unless they are restricted from being exchanged to settle a liability for at least 12 months from the balance sheet date। ठीक है, वो चीजें मैंने बताया ना कि अगर आप उससे कुछ आप ऐसा साइड करके रखे हो जो आप जिससे आप लाइबिलिटी सेटल करोगे जो 12 महीने के बाद अराइज होगा, वो आप फिर उसको मत मानो अपना करेंट एसेट, और एल्स कैश को करेंट एसेट मानो। अभी के लिए तुम इतना भी याद रखिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज अ करेंट एसेट, इट विल वर्क फॉर यू। ठीक है, समझ में आया गाइस? तो ये होता है करंट एसेट। अब जो इन किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया वो क्या हो गया, नॉन करंट एसेट हो गया, नॉन करंट एसेट। ठीक है, सो अब याद रखना, जैसे सपोज इमेजिन करो मैंने एक केस दिया, मैंने बोला कि एक डेटर है, उससे मुझे पैसा मिलेगा, वो डेटर से मुझे पैसा मिलेगा 14 मंथ्स पे। कितने मंथ्स पे, 14 मंथ्स, 14 मंथ्स। अब मेरे को बोलो, ठीक है, कि वो मेरा करंट एसेट होगा कि नहीं। और मैंने बोल दिया कि सपोज ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीना है, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीना है। अब हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल या 12 मंथ्स वाला जो क्राइटेरिया होता है ना, जो बचपन से सीखते आए हैं, वो उसमें से कोई भी वो फुलफिल कर देगा ना, वो करंट एसेट होगा। ठीक है, सो यहाँ आपको आपका डेटर्स 14 महीने में पैसा दे रहे हैं, तो वो 12 महीने वाला क्राइटेरिया तो नहीं फुलफिल कर रहा, क्योंकि 12 महीने के अंदर तो पैसा नहीं मिल रहा, पैसा तो 14 महीने में मिल रहा है ना। बट वो क्या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी मुझे पे कर रहा है, हाँ, ही इज पेइंग मी द मनी विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल विच इज 15 मंथ्स। सो हम उसको अपना करंट एसेट मानेंगे, हम उसको अपना करंट एसेट मानेंगे। तो काम के लायक आपको बताऊं मैं, फर्स्ट और जो थर्ड वाला क्राइटेरिया है ना, वही इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब अगर while solving sums या फिर MCQ based, this first and the second criteria is important, this first and the sorry third criteria is important। फर्स्ट वाला अभी नया नया सीखा है तो इम्पोर्टेंट है, नया नया कुछ भी होता है तो अच्छा लगता है, मतलब इज्जत इम्पोर्टेंस ज्यादा देना पड़ता है, वही बात। ठीक है, तुम लोग तो समझते ही हो। चलो, सो ये था बेसिकली करंट एसेट, जब ये चारों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तो वो नॉन करंट एसेट होगा। क्लियर? ठीक है, तो चलो अभी हम लोग एसेट को ही फर्दर डिस्कशन में ले जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। मैंने बोला ना नॉन करंट एसेट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, पिडलो। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट जिसका पैसा आपको 12 महीने बाद रियलाइज होगा, ठीक है, जिससे आपको लंबा टर्म का फायदा मिलेगा, या जिससे जिससे आफ्टर द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल यू आर गोइंग टू realize money out of it, or you're going to sell it and all of those, then it is a non current asset। so non current asset में हमारा जो सबसे पहला आइटम था वो था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। अब ये ना चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, चार पार्ट। पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट which represents all the tangible assets, which represents all the tangible assets। so जितने भी tangible assets है ना उसको property plant and equipment बोलेंगे। tangible मतलब जिसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, कंप्यूटर, ये सब, ये सब मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट है, इसको tangible asset बोलते हैं। ठीक है,
अब पहले टैंजिबल बोलते थे, अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलोगे। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट आते हैं इनटैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल क्या हो गया? गुडविल, रेप्यूटेशन, जितना मेहनत करके कमाया है वो उसको क्या तुम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या? नहीं, बट उसका बेनिफिट हमको आने वाले कुछ सालों तक मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम इतना 5 साल मेहनत करके गुडविल कमाए, इसका बेनिफिट जब नेक्स्ट ईयर मिलेगा। नो, ओवर द पीरियड वी आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ इट। दैट्स गुडविल। ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स हो गया, ठीक है, कॉपीराइट्स हो गया, पेटेंट्स हो गया, लाइसेंस हो गया। अब तुमको ये एक तुम सपोज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक क्योर, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक मेडिसिन डिस्कवर किया, तो तुम गवर्नमेंट से क्या कर लिया? पेटेंट खरीद लिया उसका, कि कोई और वो एक्सपेरिमेंट या फॉर्मूला मेरे बिना यूज नहीं कर सकता, ठीक है, वो मेरा इन्वेंशन है, तो हम लोग पेटेंट खरीद लिए। mastheads क्या होता है? mastheads इज द पब्लिशिंग टाइटल्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स, जैसे टेलीग्राफ, ये सब। सो ये कोई और कॉपी नहीं कर सकता ना। तो ये सारे इंटेंजिबल एसेट है। ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। सो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट में चार चीज आता है। जैसे देखो, मैंने जब हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट किए थे, हम लोग देखे थे ना, नॉन करेंट एसेट का पहला आइटम यही था, जो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो टैंजिबल पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा इंटैंजिबल एसेट को गुडविल, ट्रेडमार्क, मास्टहेड्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स। तीसरा होता है गाइस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो टैंजिबल एसेट जो अभी भी कंस्ट्रक्शन में है, बट अभी तक वो पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, तो आई कैन नॉट इंक्लूड इट इन माई टैंजिबल पार्ट, ठीक है। जैसे कि मैं एक सेंटर बना रही हूँ 3 फ्लोर्स का, ठीक है, अभी तक फर्स्ट फ्लोर ही बना है, तो अभी तक मेरा मेरा पूरा बिल्डिंग रेडी नहीं हुआ है, तो हम उसको बोलेगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जब वो पूरा रेडी हो जाएगा ना, हम उसको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले हेड में दिखा देंगे, इस वाले हेड में दिखा देंगे, टैंजिबल वाले। बट अभी तक वो रेडी नहीं हुआ है ना, बट अभी एक फ्लोर तो हुआ है, तो एसेट शो तो करना होगा। आई एम गोइंग टू शो इट दिस वे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिर नेक्स्ट होता है इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। सो मैंने अप्लाई किया है कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ऑल, अभी तक मिला नहीं है, मिलेगा। सो दोज आर इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। जब मिलेगा तो वहां से हम इनटैंजिबल एसेट्स में उसको घुसा देगा, बट अभी के लिए हम अप्लाई किया, प्रोसेस हो चुके हैं, तो हमको उसको दिखाना पड़ेगा ना। तो दैट इज इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। जैसे देखो तुम लोग ऊपर, जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बताया था, सो नॉन करेंट एसेट में पहला आइटम क्या था? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। जिसके अंदर पहला आइटम क्या था? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट था ना पहला आइटम। फिर दूसरा इंटेंजिबल एसेट, फिर तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो ये 4 पार्ट्स है। अब तुमको पता है, सपोज जिसमें से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, जो लास्ट 2 पार्ट है ना, जो लास्ट 2 पार्ट है, वो उसका काउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, उसका जस्ट मीनिंग है, ठीक है। अब अगर बहुत सारे तुमको टैंजिबल एसेट इन्होंने दे दिए, जैसे तुमको लैंड दिया, तुमको बिल्डिंग दिया, तुमको प्लांट, मशीनरी, बहुत सारा क्वेश्चंस में डिटेल दे दिया, तो हम लोग उसका वर्किंग नोट बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। हम लोग को क्या करना होगा? उसका वर्किंग नोट बनाना होगा। सो अगर बहुत सारे इन लोग टैंजिबल एसेट्स दे देंगे, ठीक है, सो उसका हम लोग को अलग से ना वर्किंग नोट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। जितना ओपनिंग बैलेंस है, फिर अगर कुछ और खरीदे हो वो ऐड करना होगा, अगर कोई डेप्री दिए हो तो लेस करना होगा। तो वो नोट्स टू अकाउंट में कैसे प्रेजेंट होगा ना, वो आई विल शो यू वंस वी विल प्रोसीड विद द सम्स, ओके। एनीवे, जो नेट वैल्यू आता है वो चला जाता है बैलेंस शीट में। तो नोट्स टू अकाउंट्स का ना बहुत रेलेवेंस है गाइस। फॉर्मेट बनाने के बाद नीचे जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंस है उसका, ठीक है। सो पिडलो का फर्स्ट आइटम वी आर डन, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। आई स्टैंड्स फॉर व्हाट? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स तुमको पता है 2 टाइप का होता है, एक होता है करेंट, एक होता है नॉन करेंट, है ना। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो तुम इन्वेस्ट करके रखे हो, जहां पैसा, जहां तुम्हारा इरादा है कि तुम 12 महीने के बाद बेचोगे उसको। जिस दिन तुम परचेज किया ना, उससे एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिए तुम होल्ड करके रखे, तुम बोले कि एटलीस्ट 12 महीने तक तो हम नहीं बेचने वाला, हम आफ्टर 12 मंथ्स बेचेगा। सो ऐसे काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को गाइस वी से नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। सो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब दोज इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट करने वाले हैं विद इन 12 मंथ्स
फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर यूजुअली लॉन्ग टर्म नेचर का ही होता है, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब में अगर आप इन्वेस्ट करके रखे हो, जो आपका इरादा है कि आप 12 महीने के बाद उसको बेचोगे, वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया। एंड ऑन दी अदर हैंड लेट्स डू करेंट इन्वेस्टमेंट भी एक ही बार में। करेंट इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि जिसको आप करेंट इन्वेस्टमेंट ऐसा है जिसको आप खरीदे हो कि आप 12 महीने के अंदर ही बेच दो, विद इन 12 मंथ्स ही बेच दो, विद इन 12 मंथ्स ही बेच दो। एक होता है कि आप खरीद के रखे, जैसे हमें एक लैंड, पीस ऑफ लैंड खरीद के रखा है, मेरा इरादा ऐसा है कि इसको 5-10 साल तो हम रखेगा ही, वो गाइस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया। यूजुअली इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इक्विटी शेयर, ये सब नॉन करेंट होता है। बट अब यही मेरा इरादा है कि हम ना रिलायंस का शेयर खरीदा है, 6 महीना होल्ड करेगा, बेच देगा, ठीक है, तो वो मेरा करेंट इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि आप उसको खरीदे ही हो कि 12 महीने के अंदर उसको आप बेच दोगे जिस दिन से आप खरीदे थे, ठीक है। सो वो हो गया करेंट। सो करेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल्स मोरलेस सिमिलर है। आपको जस्ट ये अज्यूम करना होगा कि ये कितने पीरियड के लिए आप होल्ड करके रख रहे हो। यूजुअली इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी तो नॉन करेंट ही होता है, बाकी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स भी यूजुअली नॉन करेंट होता है, करेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। however क्वेश्चन स्पेसिफाइड नहीं है तो आप नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट उसको अज्यूम कर सकते हो। सो दैट वाज द सेकेंड थिंग, हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर थर्ड होता है डेफर्ड टैक्स एसेट, जो कि हमारे सिलेबस में उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, मीनिंग मैं एकदम बाद में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बोला व्हाट इज दिस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो हमारा जो लोन्स एंड एडवांस मतलब तुम किसी को लोन दे रहे हो, तुम किसी को एडवांस दे रहे हो, उसको बोलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। अब लोन्स एंड एडवांसेस दो टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, एक होता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी को पैसा दे रही हूँ, सपोज आई एम गिविंग मनी टू माई बॉयफ्रेंड, ठीक है। अब वो बोल रहा है, बोला कि देख एकता, हम लोग ना पैसा बीच में नहीं लाएगा, तो हम तुमसे पैसा बोरो तो कर रहे हैं बट हम एज अ लोन ही मानेगा, और हम तुमको, बट मेरे को टाइम दो, हम तुमको 2 साल में चुकाएगा। सो मेरे लिए पता है वो एक लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस हो गया, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को लोन दिया जिसका पैसा मुझे 12 महीने के बाद मिलेगा। दैट इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, कि आपको, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको वो पैसा मिलेगा 12 महीने के बाद, फ्रॉम मतलब 12 महीने के बाद, इधर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। वो क्राइटेरिया चेक कर लेना, या तो ऑपरेटिंग साइकिल 12 बैक आफ्टर 12 मंथ्स, या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद, ठीक है। कोई भी दोनों में से क्राइटेरिया लेट फुलफिल हो, वो लॉन्ग टर्म लोन एडवांस होगा। जैसे कैपिटल एडवांस हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स गिवन हो गया। कैपिटल एडवांस मतलब हम किसी से मशीनरी खरीद रहे या लैंड बिल्डिंग खरीद रहे, ठीक है, और हम कुछ एडवांस दे के रखे हैं, I've given some advance to the person। एडवांस काम शुरू होने के पहले ही मैंने कुछ एडवांस दे दिया, तो इसके अगेंस्ट मैंने एडवांस दे दिया, अब इसके अगेंस्ट वो बंदा क्या करेगा, बिल्डिंग बना के मेरे को देगा। सो ये भी तो काइंड ऑफ हम लोन लोन एंड एडवांस ही दे रहे हैं, हम किसी को पैसा दे रहे हैं जिसके अगेंस्ट बाद में 12 महीने के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद वो बंदा मेरे को या तो कैश या तो काइंड में पे करेगा। जैसे अगर मैंने एडवांस दिया बिल्डिंग बनाने के लिए किसी को, ठीक है, तो वो बोला कि ठीक है बिल्डिंग बन जाएगा मैडम, 2 साल लगेगा, बिल्डिंग बनने के बाद आपको हम दे देगा। सो वो मेरे लिए क्या हुआ, लॉन्ग टर्म लोन से एडवांस हुआ, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एडवांस। तो कैपिटल एडवांस क्या होता है कि आप किसी को एडवांस दे रहे हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटल एसेट, एंड वो लॉन्ग टर्म नेचर का इसलिए होता है बिकॉज यूजुअली ये सब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बनने में टाइम लगता है, 1 साल से ज्यादा लगता है, तो आपको 1 साल बाद वो बंदा वो लैंड या बिल्डिंग जो भी बना के दे देगा, ठीक है। तो वो मेरे लिए लॉन्ग टर्म लोन से एडवांस हुआ। कैपिटल एडवांस बहुत बार आता है, बहुत बार आता है, हेड सब हेड आइडेंटिफाई करने में या आइटम्स एरिया उसमें आता है ये, तो ये याद रखना गाइस, लॉन्ग टर्म लोन से एडवांस। अब बताइए शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस क्या होता है। आई एम एक्सप्लेनिंग हियर शॉर्ट टर्म भी, ताकि करंट एसेट में वापस रिपीट ना करना पड़े, और तुम लोग संगे संग टुगेदर ओनली इफ यू डू बोथ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ज्यादा अच्छे से। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं, जिसका पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 12 महीने के अंदर मिल जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और फ्रॉम द ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स, ये हम किसी को शॉर्ट टर्म लोन दिया,
हम अपने किसी फ्रेंड को दिया। अब देखो फ्रेंड पे तो हम उतना भरोसा नहीं कर सकता ना, हम फ्रेंड को बोला देख हम तुमको पैसा तो दे रहे हैं, मेरे को ना मतलब मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर रीपे कर देना। तो वो हो गया शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस, कि जहां आपको विद इन 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही पैसा मिल जाएगा। तुम किसी को लोन या एडवांस दिया है जिसका पैसा तुमको 12 महीने के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही मिल जाएगा, वो हो गया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है। सो पिड लो में पी क्या था गाइस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। आई क्या था, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। डी क्या था, डिफर्ड टैक्स एसेट। एल क्या था, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है। ओ क्या होता है, ओ होता है अदर नॉन करेंट एसेट, जो और कहीं नहीं आया, जो और कहीं नहीं आया बट वो लॉन्ग टर्म नेचर का है, तो उसको अदर नॉन करेंट एसेट में भेज दो, which do not for anywhere else but is of long term nature। जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स से, जिसको ऐसा डेटर जिसको जिससे जिसको मुताबिक में सामान बेचा बट वो पैसा मेरे को 2 साल बाद देगा, हो गया लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल। वो कोई भी कैटेगरी में नहीं आता ऊपर, वो इधर आ जाएगा। ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स केप्ट, मेरे पास कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा है। ठीक है। फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, हम डिबेंचर्स, तुमको पता है डिबेंचर्स जब हम लोग इशू करते हैं तो डिस्काउंट में करते हैं। ठीक है। या फिर जब रिडीम करना होता है तो प्रीमियम में कभी कभी करते हैं। तो वो जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है उसको ना ओवर द पीरियड ऑफ द लाइफ, ओवर द पीरियड ऑफ एटलीस्ट 4-5 years हम लोग राइट ऑफ करते हैं कुछ कुछ पार्ट, और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो हम लोग अदर नॉन करेंट एसेट में दिखाते हैं। वो तुम्हारा हायर लेवल स्टडीज में कवर्ड है। ठीक है। सो ये सब गाइस हो गया आइटम्स ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। सो नॉन करेंट एसेट्स में पिडलो, पी फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, आई फॉर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डी नहीं है सिलेबस में। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस हो गया, जिसमें याद रखना कैपिटल एडवांस एक एग्जांपल है, ये बहुत स्टूडेंट्स को बॉदर करता है, वो मैंने मीनिंग क्लियर करवा दिया तुम लोग को। एंड ओ फॉर अदर नॉन करेंट एसेट्स। पिडलो डन, नॉन करेंट एसेट डन। अब हम लोग करंट एसेट शुरू करते हैं। ठीक है। करंट एसेट में पहला आइटम क्या था, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मैंने ऑलरेडी बोल दिया, करंट इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट जिसको तुम कन्वर्ट कर दोगे इनटू कैश फ्रॉम विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। ठीक है। जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, अगर तुम शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, या प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स, वो सब आ गया करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। I for inventory. I for inventory. Inventory मतलब stock of goods which is lying unsold with the traders, है ना। अब वो stock of finished goods भी हो सकता है यार, raw materials भी हो सकता है, WIP भी हो सकता है। ठीक है। जो जो स्टॉक मेरे पास बच गया, सपोज मैं बनाती हूँ कपड़ा, ठीक है, क्लोथ्स, आई मेक क्लोथ्स। ओके। अब मेरे कंपनी का नाम है खोलो पहनो लिमिटेड। ठीक है। सो आई मेक क्लोथ्स। अब मैंने क्लोथ्स के लिए यार्न खरीद के रखा है, मैंने कॉटन खरीद के रखा है। अब वो साल के एंड में कुछ बच गया, थोड़ी ना मैं फेंक दूंगी, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर नेक्स्ट ईयर। सो दैट्स माय इन्वेंटरी। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स या WIP। WIP मतलब एक एक मेरा कपड़ा आधा बना है, आधा और बचा है, मतलब बटन्स लगाना बचा है, स्टिचिंग थोड़ा बहुत बचा है, तो क्या हम उसको फेंक देंगे क्या, नहीं ना, नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू प्रोसेस इट। सो WIP हो गया। फिनिश गुड्स, कुछ कपड़ा बन के रह गया बट बिक नहीं पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर बिकेगा, तो वो क्लोजिंग स्टॉक। लूज टूल्स हो गया, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। लूज टूल्स मतलब वही हथौड़ा वथौड़ा, जो चीज हेल्प कर रहा है मेरे को वो गुड्स बनाने में। ठीक है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स मतलब जैसे बटन्स हो गया, वो मशीन चलाने के लिए वो ऑयल नहीं डालते, तो ये सब स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स है, ये भी इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। ठीक है। तो इन्वेंट्री में ये सब चीज आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, WIP, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। ओके, ऑल ऑफ दीज विल कम अंडर इन्वेंट्रीज। ये आपका करेंट एसेट इसलिए है क्योंकि आज रिपोर्टिंग डेट सपोज 31 मार्च 2021 है, तुम नेक्स्ट ईयर के विद इन 12 मंथ्स, दैट इज 31 मार्च 2022 के अंदर ही, इस पीरियड के बीच में इसको कैश में कन्वर्ट कर दोगे बेच के। ठीक है। इसलिए वो गाइस करंट एसेट है, क्योंकि करंट एसेट का यही है ना कि या तो आप विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट कर रहे हो, ठीक है, या तो विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, कोई भी दोनों में से क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, वो करंट एसेट होगा। तो ऑफ कोर्स ये सब तो हम नेक्स्ट ईयर यूज करके कैश में कन्वर्ट कर ही देगा।
ये मेरा करंट एसेट कहलाएगा। समझ में आया? सी आई क्लियर? टी स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज आता है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अब डेटर्स में तुम लोग का फेवरेट पार्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हमेशा याद रखना, नेट डेटर्स दिखाएंगे इधर भी। डेटर्स से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर कुछ है तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। सो इट विल बी डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और नेक्स्ट है बी आर। तो ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर दो चीज का डिस्क्लोजर होता है, एक होता है डेटर्स और एक होता है बी आर, बिल्स रिसीवेबल। बचपन में सीखा था कि हम क्रेडिट में किसी को सामान दे रहे, वो बंदा बोल रहा है 3 महीने बाद लौटाएंगे, तो मैंने बोला ठीक है, मैं एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भेज रही हूँ। ठीक है, मैं सेलर हूँ, मैं एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भेज रही हूँ, तुम साइन करके ना कंफर्म कर दो कि ये जो तुम मेरे को 3 महीने बाद पैसा दे दोगे। तो वो बंदा जिसको मैंने क्रेडिट में बेचा, मेरा डेटर, वो साइन करके मुझे दे दिया। तो मेरे लिए ये एसेट है ना, क्योंकि इसको मैं 3 महीने बाद जब प्रेजेंट करूंगी वो बंदा मेरे को पैसा देगा। सो ये भी रिलेटेड टू डेटर है, इसलिए वो ट्रेड रिसीवेबल्स में आ जाएगा। ठीक है। सो ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज आते हैं, नेट डेटर्स। नेट डेटर्स यानी डेटर्स से कोई भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, बैड डेट है, फॉर द बैड डेटर्स को डिडक्ट कर दो। और बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो सी आई टी, टी फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स। Now next is C. Again C. C is cash in bank balance. Cash in bank balance में क्या क्या आता है? Cash in hand, checks और drafts in hand, balances with bank। ठीक है, balances with bank, earmark balances with banks। अब बैंक्स का ना हम कुछ पार्ट साइड करके रख दिया। बैंक को बोला, बैंक मेरे को ना अभी डिविडेंड पे करना है, तो आप ना कुछ पार्ट जो है वो अभी से ही साइड करके रख दो। आप अभी से ही साइड करके रख दो कैश। ये मैं मार्क कर दे रही हूँ, इससे मैं डिविडेंड दूंगी अभी थोड़े दिन में। ठीक है। सो वो होता है ईयरमार्क बैलेंसेस विद बैंक। ये भी कैश एंड बैंक बैलेंस का पार्ट बन जाता है गाइस। ठीक है। सो कैश एंड बैंक बैलेंस में क्या क्या आएगा? कैश इन हैंड, चेक्स और ड्राफ्ट्स इन हैंड, बैलेंसेस विद बैंक, ईयरमार्क बैलेंसेस विद बैंक्स। ये सब आ जाएगा मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर। तो सी आई टी सी डन। एस क्या था? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया आप लोग को, कि वो पैसा जो आपको, आपने किसी को लोन दिया या एडवांस दिया है, बट उसके अगेंस्ट आपको कैश मिल जाएगा 12 महीने के अंदर या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, वो होता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। और उसके अलावा जो होता है वो होता है अदर करेंट एसेट्स। अदर करेंट एसेट, अदर करेंट एसेट मतलब वो एसेट जो शॉर्ट टर्म एसेट है, जो क्या है? शॉर्ट टर्म एसेट है, बट इट डू नॉट फॉल इन एनी अदर हेडिंग ऑफ करेंट एसेट। कोई भी करंट एसेट के सब हेड में नहीं जाना, तो वो अदर करंट एसेट में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल हुआ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, एडवांस टैक्स, डिविडेंड रिसीवेबल। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब कोई खर्चा पहले कर दिया बट उसका फायदा तो बाद में मिलेगा, वो हो गया आपका करंट एसेट। इंटरेस्ट अक्रूड और इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने इन्वेस्ट किया बट अभी तक मेरे को इंटरेस्ट मिला नहीं बट मिलेगा, तो वो अदर करंट एसेट है। एडवांस टैक्स, हम लोग टैक्स क्या करते हैं, हम लोग अपने अपने हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से टैक्स फाइल करते हैं और टैक्स अमाउंट दे देते हैं। ठीक है, टैक्स अमाउंट दे देते हैं। जो बट गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उसको असेस करती है, विच टेक्स 2-3 मंथ्स। असेस करने के बाद गवर्नमेंट मेरे को बताते कि एक्चुअली मेरा टैक्स लायबिलिटी क्या है। तो यू नो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पेइंग टैक्स इन एडवांस ओनली, क्योंकि आगे असेस होगा। आईटी मतलब हम लोग तो अपने इनकम टैक्स के बेसिस पे कैलकुलेट करके टैक्स दे दिए, हो सकता है उसमें से हमने कुछ ज्यादा टैक्स दिया हो। ठीक है, तो वो जो वो टैक्स मुझे क्या है कि बाद में वो लोग रिफंड कर देंगे अगर मैंने कुछ ज्यादा दिया है तो। वो होता है एडवांस टैक्स, इट्स अ करंट एसेट। एडवांस टैक्स में भी गाइस बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। एडवांस टैक्स भाई अदर करंट एसेट है, अदर करंट एसेट है। ठीक है। डिविडेंड रिसीवेबल, कोई भी चीज आपको रिसीवेबल है, डिविडेंड अभी तक मिला नहीं है, मिलने वाला है, तो वो अदर करंट एसेट है। देखो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, बट जब हम लोग नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग उसका सम्स करेंगे ना, आई एम प्रिटी श्योर योर लिस्ट इज गोना इंक्रीज, सो नो नीड टू वरी। ओके, सो उसमें और क्राइटेरिया और एग्जांपल्स आएगा, यू कैन जस्ट ऐड ऑन टू योर नोट्स। ओके, सो ये था अदर करेंट एसेट्स। सो हमने डिस्कस कर लिया एसेट का जितना भी कंपोनेंट था गाइस, ये सारे नॉन करंट एसेट और करंट एसेट हमने डिस्कस कर लिया। डोंट वरी, डिफर्ड टैक्स एंड ऑल वो मैं बाद में बताऊंगी।
ठीक है। अब आते हैं हम लोग लाइबिलिटीज में। तो लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड होता है। शेयर होल्डर्स फंड होता है। उसके बाद वो मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसका मीनिंग है बस। तीसरा होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, चौथा होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है। सो what I am thinking कि in this part, since हमारा shareholders fund is a very, ठीक है, let's do short, let's just start and see if we can complete it or not on time. अगर ऐसा नहीं हो पाए so I'll do a part 2 and then there we can complete. ठीक है। तो shareholders fund में, shareholders fund मतलब owners का पैसा। तो इसके अंदर दो चीज आते हैं, एक होता है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। बट मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि शेयर वारंट क्या होता है। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो 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 राइट दे रहा है आगे जाके फ्यूचर डेट पे एक स्पेसिफाइड प्राइस में मैं अपनी कंपनी का इक्विटी शेयर उन शेयर होल्डर्स को दे दूंगी। ठीक है। तो अभी तक दी नहीं हो ना, वो मेरा शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं बन सकता। सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे इम्पोर्टेंट फॉर बोथ आईएससी सीबीएसई, देखो सीबीएसई से शेड्यूल 3 में तो नहीं आएगा बट शेयर्स में तो आ ही सकता है। तो ये शेयर कैपिटल ना गाइस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। ठीक है। सो आज अपन डिस्कस करते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। तो शेयर कैपिटल में बेसिकली हमारा दो टाइप का कैपिटल आता है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो यू नो कि कंपनी फाइनेंस रेज करता है बाय इशूइंग शेयर्स। अब कंपनी इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी कर सकता है। चाहे वो इक्विटी करे या प्रेफरेंस करे, उसको अपने शेयर कैपिटल में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चाहे वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, उसके अगेंस्ट जो भी पैसा है उसको वो अपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग को समझना चाहिए शेयर कैपिटल का 3 पार्ट होता है। ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स बनाने में ना ये बहुत काम आने वाला है, तो पहले मीनिंग समझ लो, प्रेजेंटेशन अभी हटाओ एक बार, क्लियर। ठीक है। सो पहला होता है ऑथराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल, दूसरा इशूड कैपिटल और तीसरा सब्सक्राइब कैपिटल, व्हिच आई एम प्रीटी श्योर यू हैव हर्ड समवेयर और द अदर। ऑथराइज्ड कैपिटल होता है कि कितना मैक्सिमम कैपिटल एक कंपनी रेज कर सकता है बाय इशूइंग शेयर्स। ठीक है। जो उसके मेमोरेंडम आर्टिकल्स में लिखा हुआ रहता है कि इतना हम अपने लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में इतना शेयर इशू करके पैसा उठा सकते हैं, वो ऑथराइज्ड होता है। उसको हम लोग बस नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं, उसका जो भी अमाउंट है वो नहीं जाता बैलेंस शीट में। ठीक है। नेक्स्ट होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब कितना ऑथराइज में से, सपोज ऑथराइज शेयर्स 1 लाख है, जरूरी है क्या कि हम पूरा 1 लाख, सपोज मेरा ऑथराइज शेयर है कि मैक्सिमम, सपोज हम 1 लाख शेयर्स है, ठीक है, 10 रुपया करके, इतना हम मैक्सिमम अपने पूरे लाइफ टाइम में रेज कर सकते हैं, ये मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल है। बट जरूरी हम एक ही बार में पूरा 1 लाख लोगों को ऑफर कर दिया, इश्यू कर दिया, इश्यू मतलब ऑफर करना, ऑफर कर दिया नहीं। हम डिसाइड किया कि अभी 1 लाख नहीं, अभी ना हम 50,000 ही शेयर ऑफर करेगा लोगों को, 50,000 शेयर ही 10 रुपया का ऑफर करेगा। तो गाइस पता है वो जो हम 50,000 शेयर 10 रुपए का ऑफर करेगा ना, वो मेरा बन गया वो मेरा बन गया इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कि तुम कितना पब्लिक को ऑफर कर रहे हो फॉर सब्सक्रिप्शन आउट ऑफ द ऑथराइज शेयर्स, वो हो गया मेरा इशूड कैपिटल। तो हम इशू कितना कर रहे हैं, इशू हम सिर्फ 50,000 शेयर्स कर रहा है। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है कि कितना पार्ट ऑफ इशूड शेयर लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। सपोज मैंने तो इशू किया 50,000 शेयर, बट लोग सब्सक्राइब किए सिर्फ 45,000 शेयर, मतलब लोग मेरा सिर्फ कंपनी का 45,000 शेयर खरीदे। ठीक है। तो ये हो गया सब्सक्राइब। हो सकता है कि 45 नहीं 50 पूरा ही खरीद लिए हो। ठीक है। 50 पूरा ही खरीद लिए हो, वो भी हो सकता है। ठीक है। वो भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है, वो जो प्रोराटा तुम लोग करते हो, बट प्रोराटा वाला कॉम्प्लिकेशन इधर नहीं है। सो कोई उसमें अभी दिमाग मत लगाओ। ठीक है। बट एनीवे, सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब ये होता है पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल टू विच पीपल आर एक्चुअली सब्सक्राइबिंग टू, दैट इज नोन एज सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल का भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और गाइस लेट मी टेल यू, ये जो ऑथराइज्ड और इशूड होता है ना, ये जस्ट प्रेजेंट होता है नोट्स में। लेट मी सी, अच्छा मैंने इधर नोट्स टू अकाउंट्स, हाँ
से फॉर एग्जाम्पल आप इधर देख सकते हो नोट्स टू अकाउंट्स में, जैसे शेयर कैपिटल जो है ना, वो ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, तीन पार्ट्स ऐसे दिखाना पड़ता है। हाँ, अगर क्वेश्चन में आपको ऑथराइज्ड, इशूड कुछ नहीं बोला, आप डायरेक्ट सब्सक्राइब दिखा सकते हो, बट इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि जब नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं ना, तो ऑथराइज्ड इशूड अमाउंट नहीं भी दिया ना तो कोई बात नहीं, जस्ट लिख देना ऑथराइज कैपिटल ब्रैकेट में डॉट 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 शेयर्स और रुपीज डॉट डॉट इशूड कैपिटल डॉट 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 शेयर्स और रुपीज डॉट डॉट ईच। ठीक है, अभी ब्रैकेट को छोड़ो। फिर सब्सक्राइब, अब सब्सक्राइब में ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, और सब्सक्राइब कैपिटल का ही जो टोटल अमाउंट आता है ना वही बैलेंस शीट में जाता है गाइस। सब्सक्राइब कैपिटल का जो टोटल अमाउंट आता है ना वही बैलेंस शीट में अपन डिस्क्लोज करते हैं, वही अपन बैलेंस शीट में बेचते हैं। तो अपन अपने लिए ना ये सब्सक्राइब कैपिटल को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब उसके पहले लेट मी टेल यू कि सब्सक्राइब फिर वही डिस्कस करते हैं कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में क्या होता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कब जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, नेक्स्ट 5 मिनट्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सुनो, कंडीशन क्या है कि तुम कोई भी पैसा जो जो पब्लिक ने तुम्हारे शेयर्स को सब्सक्राइब किया, ठीक है, वो तभी तुम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में भेजोगे जब बोथ द टू कंडीशंस आर मेट। मैं दो कंडीशंस बोल रही हूँ, जब वो दोनों कंडीशंस मीट होगा तो ही वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जाएगा, तो ही वो शेयर्स का पैसा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जाएगा, वरना वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में चला जाएगा। क्या है दो कंडीशंस? पहला, द कंपनी हैज कॉल्ड अप द फुल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। मतलब अब इसके लिए ना आई एम अज्यूमिंग तुम लोग को शेयर्स थोड़ा बहुत आता होगा, फर्स्ट क्लास एटलीस्ट, कि सपोज शेयर 10 रुपया का है, तुमको पता है कि ये डिफरेंट इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट यूजुअली होते हैं जिसमें मंगवाते हैं, है ना। सपोज दो तीन, दो तीन, सपोज 10 रुपए का जो शेयर है मैंने एक बार में नहीं मंगवाया, मैंने उसको 4 भाग में मंगवाया। पहले को एप्लीकेशन, दूसरे को ऑथराइज, तीसरे को फर्स्ट कॉल एंड चौथे को फाइनल कॉल बोलते हैं। ठीक है, कंपनी पूरा 10 का शेयर है और पूरा 10 रुपया ही वो 50,000 शेयर पे मंगवा रहा है। ठीक है, जब पूरा कॉल्ड अप मनी है, पूरा 10 का शेयर है, तो वो पूरा 10 रुपया ही एक बार में मंगवा रहा, एक बार क्या मतलब पूरा 10 रुपया कॉल्ड अप कर दिया। कॉल्ड अप मतलब तुम कितना पैसा बुलवाए हो, पब्लिक को बोले हो दो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में मंगवा रहे हो ना पैसा। तो अगर तुम पूरा कॉल्ड अप कर चुके हो, ठीक है, तो ही वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आएगा। सो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कब आएगा? व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड द फुल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड द फुल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। और दूसरा क्राइटेरिया ये है, कंपनी हैज ऑल्सो कंपनी हैज ऑल्सो रिसीव्ड द कॉल्ड अप अमाउंट। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला अपने शेयर होल्डर्स को कि भाई मैंने 50,000 शेयर्स मैंने इश्यू किया, ठीक है, और 50,000 शेयर 10 रुपया का 4 भाग में किया था, बुलाया था पैसा, चारों भाग में बुला दिया, और मेरे शेयर होल्डर्स बहुत प्यारे हैं, उन्होंने सब लोग ने 50,000 शेयर पूरा खरीद लिया और कोई डिफॉल्ट नहीं है, सब ने पेमेंट कर दिया। तो जब कंपनी को पूरा कॉल्ड अप अमाउंट मिल गया है, मैंने बुलाया पैसा, मैंने बोला इतने शेयर्स पे आप लोग दे दो, और सबने दे दिया, तो गाइस तभी वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जाएगा। Say for example, A Limited has issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each, and the company has called the full face value of the share. 10 रुपया का शेयर इशू हुआ है 1 लाख, एंड कंपनी को पूरा फेस वैल्यू मिल गया, कंपनी कॉल्ड अप भी पूरा कर दिया, मिल भी पूरा गया, एंड इज रिसीव्ड पूरा अमाउंट, तो वो चला जाएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में हम दिखा देंगे 10 लाख रुपया, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख। क्लियर? अब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कब जाएगा? दो सिचुएशन में जा सकते हैं, देखो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में तब जाते हैं जब बोथ द कंडीशंस आर मेट। बट सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कब जाता है कि शेयर शुड बी शोन अंडर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप अंडर फॉलोइंग टू सिचुएशन। दो सिचुएशंस ऐसा है जहां तुम भेज सकते हो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। ये क्यों हम पढ़ा रहे हैं?
क्योंकि इसका डिस्क्लोजर करना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स में ना मेन आई एम सेइंग यू इट्स ऑल अबाउट शेयर कैपिटल। बाकी चीज तुम रट के समझ के कर लोगे। एंड सीबीएसई का हेड सब्जेक्ट बहुत इजी है, बट शेयर्स में अगर बैलेंस शीट बनाने बोलेगा तो भी तो ये नॉलेज चाहिए ना। तो ये नॉलेज सबके लिए है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप में कब जाता है पैसा? जब फॉलोइंग टू सिचुएशंस में जा सकते हैं। कंडीशंस नहीं है, ये सिचुएशंस है। कोई भी एक सिचुएशन भी होगा तो वो चला जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। पहला क्या है? व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। कंपनी बुलाया है पैसा, कंपनी बोला है कि भैया जी दे दीजिए, बट हैज नॉट रिसीव द कॉल्ड अप। बट होते हैं ना डिफॉल्टर्स, बुलाए थे पैसा बट नहीं दे रहा है, लटका के रख रहा है, शेयर होल्डर लटका के रख रहे हैं कंपनी को। तब वो चीज हम लोग सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ए लिमिटेड इशू किया 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। सारे कंपनी इशू 1 लाख किया, 1 लाख शेयर पे सब्सक्रिप्शन मिला, except one shareholder holding 10,000 shares who did not pay ₹3। इसका मतलब 1 लाख शेयर्स पे सब्सक्रिप्शन है जिसमें 10,000 शेयर्स में एक बंदा है जो 10,000 शेयर्स होल्ड करता है, वो ₹3 करके नहीं भेजा। सपोज ऐसा था गाइस, मेरे को ऐसा डिवीजन मिलना था 253। ₹2 एप्लीकेशन में तो सभी का मिल जाता है, फिर हम शेयर्स अलॉट करते हैं, अलॉटमेंट ₹5 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 का था। तो ये बंदा क्या किया, जो 10,000 शेयर्स होल्ड करता है, वो मेरे को ये दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। मतलब 10,000 इंटू 3, ₹30,000 नहीं दिया। नहीं दिया। 10,000 शेयर्स पे घपला हुआ कि नहीं, कि जहां मैंने कॉल्ड अप किया वहां मुझे पैसा नहीं मिला। बट बाकी 90,000 तो सिंपल है, बाकी 90,000 में तो कोई घपला नहीं है। तो बाकी 90,000 शेयर्स पे ₹10 जो मैंने बुलाया उसमें पूरा मिल गया। वो तुम सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में शो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तुम सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में शो कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो जो 10,000 शेयर्स है जिसपे ₹10 करके बुलाया था, जिसपे मुझे ₹3 करके नहीं मिला, वो मुझे शो करना होगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। वो मुझे कहाँ शो करना होगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में, ठीक है। आई वुड जस्ट सजेस्ट कि थोड़ा बहुत शेयर्स का आइडिया लेके आना, तब ये पार्ट और क्लैरिटी के साथ समझ पाओगे। आई एम सॉल्विंग फॉर यू गाइस कि कैसे हम लोग इसका नोट्स टू अकाउंट में प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। सो नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग इसको कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं, वो आई एम शोइंग यू, ठीक है। वो मैं बता दे रही हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो ऑथराइज तो मुझे नहीं दिया है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल में मैं लिख दे रही हूँ डॉट 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 इक्विटी शेयर्स ऑफ डॉट डॉट ईच, मुझे नहीं पता, ठीक है, क्रॉस, या तुम इधर डैश दे दो। ओके, नेक्स्ट इशू, ये बोला ना कि कंपनी इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स किया था, ठीक है। सो 1 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच, 10 लाख, ये हो गया इशूड, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब में इधर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ ना कि मैंने कॉल्ड अप किया था 10,000 शेयर्स पे पूरा ₹10, बट एक बंदा है, मतलब मैंने पूरा 1 लाख शेयर्स जो इशू किया, पूरा 1 लाख शेयर्स पे ₹10 करके मंगवाया लोगों से इंस्टॉलमेंट में, जिसमें 90,000 शेयर्स वाले बहुत अच्छे थे, वो मेरे को पूरा 10 का 10 दे दिए, ठीक है। बाकी जो 10,000 शेयर्स होल्ड करता था वो ₹3 करके मेरे को नहीं दिया। तो अब ये हमको अलग से ना प्रेजेंट करना होगा। मैं दिखाऊंगी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में, मैं दिखाऊंगी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। जो जिसमें पूरा पैसा मिल गया है, कॉल्ड अप भी पूरा है, मिल भी पूरा गया है, तो वो हम सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में दिखा सकते हैं 9 लाख। और subscribed but not fully paid up में आई एम गोइंग टू से
सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कब जाता है? जब मैंने बुलाया पैसा उस शेयर पे बट मुझे नहीं मिला पैसा। ठीक है, तो मुझे 10,000 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके मिलना चाहिए था 1 लाख। है हाँ कि ना? बट मुझे 30,000 नहीं मिला। 10,000 इंटू 3 रुपया करके क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक से वन शेयर होल्डर हु डिड नॉट पे ₹3। तो मुझे 3 रुपया करके नहीं मिला। ठीक है, तो वो मेरा हो गया सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। वो क्या हो गया? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सो आई डू लेस कॉल्स इन अरियर। लेस कॉल्स इन अरियर, उसको कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। ठीक है, कितना कॉल्स इन अरियर हुआ? 10,000 इंटू 3, 30,000। ठीक है, तो इसको कितना आ गया? 70। तो दोनों को ऐड करके कितना आ गया? 9,70,000। तुमको पता है ये 9,70,000 ही बैलेंस शीट में जाएगा। इशूड और ऑथराइज तो जाते ही नहीं है। जितना पैसा मिला उतना ही तो मेरा लायबिलिटी है। वो जाता है तो 9,70,000 चला जाएगा बैलेंस शीट में। 9,70,000 चला जाएगा बैलेंस शीट में। एम आई मेकिंग सेंस टू यू गाइस? ठीक है, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का ये पहला सिचुएशन था कि जहां हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में भेजेंगे व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड द फुल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स बट हैज नॉट रिसीव्ड द कॉल्ड अप। ठीक है, और दूसरा चीज है, दूसरा सिचुएशन होता है व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड द टोटल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर देन द शेयर आर टू बी क्लासिफाइड एज सब्सक्राइबर नॉट फुल्ली पेड अप। जब कंपनी ने पूरा शेयर कॉल ही नहीं किया, मतलब 10 रुपए का शेयर है बट कंपनी अभी तक सिर्फ 8 रुपया मंगवाया है। ठीक है, 1 लाख शेयर्स पे कंपनी सिर्फ अभी तक 8 रुपया मंगवाया है। सिर्फ कितना मंगवाया है? 8 रुपया। और वो 8 रुपया तक कोई कॉल सिनेरियो नहीं है। तो वो 8 रुपया तक मंगवाया बट वो हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में नहीं दिखा सकते, क्योंकि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आप तभी दिखा सकते हो जब आपने पूरा कॉल्ड अप किया, आपको पूरा कॉल्ड अप मिल गया। यहाँ तो मैंने पूरा कॉल्ड अप ही नहीं किया। यहाँ 10 का शेयर मैंने 8 तक ही कॉल्ड अप किया है। तो ये पूरा 1 लाख शेयर्स पे 8 रुपया, दैट इज 8 lakhs। इट विल गो टू सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इट विल गो टू सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में चला जाएगा 1 लाख इंटू 8, दैट इज ₹8 लाख। ठीक है, तो ये दूसरा सिचुएशन है जहां आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में जाएगा। देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट वरी, हम लोग 3-4 सम्स करेंगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब अभी सिर्फ समझने पे फोकस करो। ठीक है, और दिस इज हाउ हम लोग शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ऑथराइज्ड इशूड, अच्छा अब तुम लोग शेयर जब चैप्टर किया होगा तुम लोग देखा होगा कि सपोज कंपनी 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए, जिसमें 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है फॉर कंसिडरेशन, मतलब फॉर परचेज कंसिडरेशन लाइक फॉर पेमेंट ऑफ मशीनरी। मशीनरी खरीदा, उसके अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स दिया। तो अगर ऐसा कोई इक्विटी शेयर्स आपने इश्यू किया है तो आपको वो इश्यूड कैपिटल में मेंशन करना होगा कि सपोज टोटल 1 लाख शेयर्स है जो तुम इशू किया, जिसमें 10,000 इशू किया मशीनरी के लिए, बाकी 90,000 इशू किया पब्लिक को। मैंने क्या बोला कि सपोज 1 लाख इशू किया, ठीक है, जिसमें से 10,000 मैंने इशू किया फॉर बाइंग प्लांट एंड मशीनरी और 90,000 मैंने इशू किया टू द पब्लिक। 90,000 मैंने इशू किया टू द पब्लिक। ठीक है, कैश जिसमें मिलेगा। तो इशूड कैपिटल में तो पूरा 1 लाख ही जाएगा ना, बट उसमें 10,000 तो ऐसा है कि जो हम एक कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट के लिए दे रहे हैं, तो वो मेरे को मेंशन करना होगा ब्रैकेट में कि ऑफ द अबव शेयर्स 10,000 shares were allotted as fully paid up in pursuant to a contract without any payment received in cash, जिसके अगेंस्ट मुझे कोई कैश में पैसा नहीं मिला है, विदाउट एनी पेमेंट
रिसीव्ड इन कैश, वो मुझे दिखाना पड़ेगा, विदाउट एनी पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। ठीक है। सिमिलरली सब्सक्राइब कैपिटल में भी अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में भी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में दिखाएंगे। सब्सक्राइब कैपिटल का पहला पार्ट क्या होता है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में मैंने अभी बताया क्या क्या डिस्क्लोजर होता है, एक एग्जाम्पल भी बताया, वैसे डिस्क्लोज करना। और उसमें भी लिख देना कि उसके अगेंस्ट तो मुझे पैसा नहीं मिला है, बट फिर भी आई मेंशन कि इतना शेयर्स अलॉट किया गया है पब्लिक, मतलब फॉर सम टू समवन एल्स, ठीक है, जिसका पेमेंट मुझे कैश में नहीं मिलने वाला, इधर भी हम मेंशन कर देंगे। और दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप है, जिसमें जितना शेयर्स में तुमको पैसा मिल, जिस शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, जैसे 10,000 शेयर्स पे 10 रुपया करके मिलना था हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में, जिसमें 3 रुपया करके नहीं मिला, तो मुझे मिलना कितना चाहिए था, 10,000 इंटू 10, 1 लाख। बट 3 रुपया 30,000 नहीं मिला था ना, तो मैंने लेस किया था ना, उसको कॉल से नरिया बोलते हैं। तो वही बोल रहे हैं, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में आप दिखाओगे जितना डॉट 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 शेयर्स ऑफ रुपीज डॉट डॉट ईच, शोइंग कि इतना मिलना है, लेस कॉल्स इन अरियर। ठीक है, फिर जो अमाउंट आया उसको आउटर कॉलम में लिख देना। अब उसके बाद गाइस अलग से शेयर फोरफीटेड आता है। नाउ व्हाट इज दिस शेयर फोरफीटेड? शेयर फोरफीटेड इज लाइक, शेयर चैप्टर में किए होगे कि कोई जैसे कॉल से नरियर हो रहे हैं, हम बार बार पैसा मंगवा रहे हैं, वो बंदा पैसा दे ही नहीं रहा है, तो मैं कंपनी ने डिसाइड किया कि ये नहीं देने वाला है, इसका नियत खराब है, चलो इसका शेयर कैंसिल कर दो। क्या करो, कैंसिल कर दो। तो इसका शेयर क्या हुआ, कैंसिल कर दिया कंपनी, क्या किया, कैंसिल किया। तो वो कैंसिल शेयर्स पे कुछ पैसा तो मिला होगा, ठीक है, कुछ पैसा तो मिला होगा। और अगर वो शेयर कैंसिल करके री इशू किया गया, ठीक है, तो जो भी मेरे को पैसा मिला, जो नेट इनकम हुआ था, जो नेट इनकम हुआ था उस शेयर्स पे, तो वो मेरा शेयर फोरफीटेड अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये तुमको सम क्लियर, जब हम लोग सम्स करेंगे ना तो ही क्लियर होगा। एनीवे ये अलग से आएगा, एंड ये आउटर कॉलम में वी विल शो, मतलब सब्सक्राइब कैपिटल में ये अलग से शेयर फोरफीटेड अकाउंट बोल के ऐड करते हैं अलग से। ठीक है, तो जो टोटल सब्सक्राइब कैपिटल का ये जो टोटल अमाउंट आएगा ना, ये जो टोटल अमाउंट आएगा ना, यही बैलेंस शीट में जाएगा, यही बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर? क्लियर एवरीवन? तो ये था हमारा शेयर कैपिटल का डिस्कशन। अब शेयर होल्डर्स फंड में दूसरा टॉपिक है रिजर्व एंड सरप्लस। आज रिजर्व एंड सरप्लस तक ही करेंगे because we are running short of time, and in the next part I'll complete the remaining part of the balance sheet, that is current and non current liability. अब रिजर्व एंड सरप्लस भी तो वही प्रॉफिट है ये प्रॉफिट किसके है, ओनर्स का ही तो है, तो इसलिए ये शेयर होल्डर्स फंड में रिप्रेजेंट होता है। अब रिजर्व एंड सरप्लस गाइस टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज रिजर्व, द अदर वन इज सरप्लस। ठीक है, रिजर्व मतलब जो प्रॉफिट तुम साइड करके रखा हुआ है, जिसका डिफरेंट डिफरेंट रिजर्व्स बना दिया, जैसे जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कैपिटल रिजर्व होते हैं जो कैपिटल प्रॉफिट, शेयर्स वेयर्स बेच के जो प्रॉफिट आ रहा है वो सब कैपिटल रिजर्व में जाता है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाते हैं, डिबेंचर जब रीपे करते हैं उसके लिए जो रिजर्व बनाया। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम लोग एक सम में इसको डिस्कस करने वाले हैं, तब डिटेल डिस्कशन होगा। तो ये सब एग्जाम्पल है रिजर्व्स का। अब रिजर्व्स का क्या होता है ना, रिजर्व्स का भी बहुत बार एडजस्टमेंट दे दिया रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, तुमको रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, ओपनिंग बैलेंस, और बोल देगा कि इस साल ना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा हम लोग रिजर्व्स में भेज रहे हैं, सपोज 10% ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो अगर तुम कोई भी पैसा जो रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा है, ऐड कर रहा है रिजर्व्स में, रिजर्व का वैल्यू बढ़ जा रहा है ऑलरेडी, सपोज जनरल रिजर्व से फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व, ठीक है, उसका ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख, कितना था, 1 लाख, उसमें हम लोग ऐड किया, सपोज हम लोग 10,000 प्रॉफिट इस 1 लाख में भेज, 10,000 प्रॉफिट और ट्रांसफर किया इस साल जनरल रिजर्व में एट 10,000। ठीक है, तो कितना हो गया, 1,10,000, 1,10,000। सो 1,10,000, और अगर सपोज हम कोई चीज का पेमेंट के लिए 5,000 यूज कर रहे हैं रिजर्व का बैलेंस, सपोज मेरा कोई शेयर इशू एक्सपेंसेस हुआ है, तो हम उसके लिए ना 5,000 10,000 यूज कर रहे हैं, तो हम वो डिडक्ट कर देगा। ठीक है,
तो जो फाइनल बैलेंस होगा ना वो मेरा फाइनल जनरल रिजर्व का बैलेंस है। तो रिजर्व्स में क्या होगा ना, तुमको हो सकता है कि कोई कोई रिजर्व का ऐसे सब डिविजन दे दे कि ओपनिंग इतना है बट इस साल और वो रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है पैसा। ठीक है, तो अगर ऐसा तुमको दे दे तो हमेशा हमेशा रिजर्व्स का जितना ओपनिंग बैलेंस था वो उससे ऐड करेंगे, अगर इस साल कुछ और फर्दर इंट्रोड्यूस किए लेस अगर कुछ पैसा यूज किए रिजर्व का, जो बैलेंस आएगा दैट्स क्लोजिंग बैलेंस। दैट्स क्लोजिंग बैलेंस, उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। वो फाइनल बैलेंस है उस रिजर्व का। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है सिक्योरिटी प्रीमियम का। तुम लोग को पता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 स्पेसिफाइड है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, जो तुम शेयर्स वेयर जब प्रीमियम में इश्यू करते हो वो फॉलोइंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। मतलब कंपनीज एक्ट ने 5 ऐसे पर्पसेस तुमको दे दिए हैं और बोले इन 5 पर्पसेस के लिए ही तुम सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि बोनस शेयर्स, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने के लिए कर सकते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हो, शेयर्स डिबेंचर्स से रिलेटेड लॉस ऑन इशू है ऑन डिबेंचर्स, ठीक है, या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, या अपना खुद का उन सिक्योरिटीज खरीदने के लिए बायबैक ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटीज आप उसको यूज कर सकते हो। और आप कोई भी प्रीमियम में रीपेबल कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर से डिबेंचर्स को, तो उसको रीपे करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ये तरीके से उसका यूज होगा। 5 पर्पसेस है गाइस जिसके लिए बोल दिया सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होगा। ठीक है, तो तुमको इसका ओपनिंग बैलेंस दे देगा और नीचे बोल देगा कि राइट ऑफ करो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000, तो तुमको सिक्योरिटी प्रीमियम से माइनस करके जो बचेगा ना बैलेंस वो फाइनल बैलेंस होगा तुम्हारे सिक्योरिटी प्रीमियम का। वो बहुत इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पार्ट है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा किन किन पर्पसेस के लिए ही यूज हो सकता है। आई मेक यू राइट एट द एंड ऑफ द लाइबिलिटीज, पक्का दैट पॉइंट, ओके। आई मेक यू राइट। ओके, सो रिजर्व समझ में आया। और दूसरा पार्ट होता है सरप्लस। सरप्लस इज मतलब बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है, प्रॉफिट जो है, तुम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाता है पहले फिर बैलेंस शीट बनता है। तो जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो प्रॉफिट आता है, ठीक है, अब वो प्रॉफिट आए या लॉस आए नहीं फर्क पड़ता है, उसको बोलते हैं सरप्लस। दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, सो इसमें ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर का बैलेंस जो इस साल हमको दिया हुआ है। इस साल हम जो प्रॉफिट लॉस कमाए, बिजनेस किया तो इस साल प्रॉफिट लॉस कुछ तो किया है। प्रॉफिट कमाए तो ऐड कर देना ओपनिंग बैलेंस से, लॉस कमाए तो डिडक्ट कर देना। तो उससे लेस मेरे को मिल जाएगा जो बैलेंस, वो मेरा नेट बैलेंस है। बट तुमको याद है जब ऐसे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अगर तुम लोग किया होगा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल ना खत्म हो जाता है प्रॉफिट निकाल के। उसके बाद जो अप्रोप्रिएशंस होते हैं ना, अप्रोप्रिएशंस टर्म तुम लोग पार्टनरशिप में किए हो, पीएल एप्रो, याद है नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते थे पार्टनर्स के बीच। वैसे ही कंपनीज भी क्या करती है, जो प्रॉफिट आता है ना उसको अपोर्शनमेंट करती है, वो प्रॉफिट्स को डिवाइड करती है, बंटवारा करती है उस प्रॉफिट्स का। तो ऐसा कोई अप्रोप्रिएशंस है सब में दिया हुआ तो आपको उसको डिडक्ट करना होगा विद जो टोटल प्रॉफिट जो आया है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन जैसे कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो डिडक्ट हो जाएगा। डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं देंगे। सो ये सब चीज अप्रोप्रिएशन होता है, प्रॉफिट का तुम बंटवारा कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम कोई भी अप्रोप्रिएशन किया है वो डिडक्ट कर देना, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर किया या ऐसा लिखा है कि 10% ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना है, तो जो प्रॉफिट आया ना ऊपर में उसका 10% ट्रांसफर करना होगा रिजर्व में। तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, रिजर्व का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट से डिडक्ट कर दो, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये भी अप्रोप्रिएशन ही है। ये सब करके जो नेट बैलेंस आएगा वो चला जाएगा मेरा, वो सरप्लस का टोटल बैलेंस होगा। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में दो पार्ट है, पहले रिजर्व्स लिखेंगे और उसके नीचे सरप्लस लिखेंगे। पहले रिजर्व्स लिखेंगे जितने भी रिजर्व्स मुझे सम में दिया है। हाँ, अगर कोई एडिशन एंड ऑल है तो इस वे में उसका प्रेजेंटेशन होता है। और फिर उसके बाद रिजर्व सारे लिखने के बाद सरप्लस लिखते हैं, और सरप्लस में गाइस ऐसे प्रेजेंटेशन करते हैं, सरप्लस में ये प्रेजेंटेशन होता है, सरप्लस में ये ऐसे मतलब
प्रेजेंटेशन हम सिखाएंगे, बट एक एक लेआउट माथे में सेट कर दो वो कि ऐसा है, ठीक है। और फिर रिजर्व एंड सरप्लस का जो फाइनल बैलेंस हुआ वो ऐड करके जो बैलेंस आते हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं। सो बैलेंस शीट में क्या जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस का जो बैलेंस, रिजर्व का जो बैलेंस आया और सरप्लस का जो बैलेंस आया, उसके बाद जो फाइनल बैलेंस आया वो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। अगर ये बैलेंस चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, ये टोटल बैलेंस जो है, सपोज हो सकता है ना रिजर्व 250 का है, सरप्लस मतलब लॉस आया 280, तो नेट बैलेंस क्या हो गया, नेट बैलेंस क्या हो गया गाइस, नेट बैलेंस -30 लाख हो गया, नेट बैलेंस -30 हो गया, नेट बैलेंस नेगेटिव नेगेटिव 30 हो गया, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस मेरा -30 हो गया, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस मेरा -30 हो गया, तो ये नेगेटिव ही भेज दो, नेगेटिव ही लिख के भेज दो, ठीक है। इसमें वो वैसा नहीं है पार्टनरशिप और उसकी तरह कि लॉस हुआ है तो उसको हम एसेट साइड में दिखाएगा, नहीं, इसको हम इधर ही दिखाएगा, समझा। तो नोट में मैंने लिख दिया कि रिजर्व एंड सरप्लस शोज अ नेगेटिव बैलेंस एंड आल्सो इट विल बी शोन अंडर शेयर होल्डर्स फंड ओनली एज अ नेगेटिव बैलेंस। मोर ओवर गाइस और सम करेंगे ना तो और क्लैरिटी में, ठीक है। सो शेयर होल्डर्स फंड का मैंने एक पार्ट डिस्कस कर लिया। शेयर होल्डर्स फंड में ऐसे आता तो तीन चीज है, बट हमारे सिलेबस में दो ही चीज है, वन इज शेयर कैपिटल, द अदर वन इज रिजर्व एंड सरप्लस। और मेन गाइस पता है, स्पेशली आईआईसी स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू, एंड सीबीएसई को भी शेयर्स के सम्स में, ये जो शेयर कैपिटल है ना, ये शेयर होल्डर्स फंड जो है ना, ये सीख जाओगे ना, आधा चैप्टर तुमको लगेगा कि कुछ नहीं है, एंड एक्चुअली कुछ नहीं है, एक बार वो पार्ट में ग्रिप आ जाए तो, एक बार वो पार्ट में ग्रिप आ जाए। नेक्स्ट गाइस, ड्यू टू scarcity of time, in part 2 I'm going to explain the remaining portion of the balance sheet, okay। in the remaining part जो है वो half an hour का, I'll make another recording for it and I'm going to share it, okay। so yes, अभी इतना तक ही। तो आई होप आपको मेरा क्लास समझ में आया हो एंड आई वॉज एबल टू क्लियर योर डाउट्स एंड whatever places you were stuck. However, you can always guys get back to me in my mail ID which I'm going to mention. एंड आपको कोई भी नोट्स एंड ऑल का जरूरत हो इस पार्ट से रिलेटेड, इफ यू couldn't write it along with me in the recording, you can just let me know and I'll share the same with you. Okay. And yeah, so I'm eagerly waiting for my second part to be presented to you guys. And please stay connected and just rock your exams. Thank you. Bye bye.